गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 4 रासायनिक आवर्धन तथा आणविक संरचना, जिसे हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। आज हम इसके 9वें भाग पर दृष्टि डालेंगे। अभी तक हम 8 भाग पढ़ चुके हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम्म, तो आज हम पढ़ेंगे संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, जो कि आपकी पुस्तक में 4.4 पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए। यह सारणी 4.8, जहां हम आबंधी युग्म तथा एकाकी युग्म वाले कुछ अणुओं की आकृति देखेंगे। ठीक है, जैसे जो अणु का प्रकार है वो है Ab2E। ठीक है, इसमें Ab2 और E है। यहाँ पे आबंध युग्मों की जो आबंधी युग्मों की संख्या है, ये क्या है, 4 है। क्योंकि ये जो आबंध है ए और बी के बीच में, ये क्या है, द्विआबंध है। इसलिए आबंधी युग्मों की संख्या कितनी है, 4 है। और एकांकी एकाकी युग्मों की संख्या कितनी है, एक है। यहाँ पे एक युग्म है एस के ऊपर, और ये क्या है, ये SO2 है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनों की अवस्था अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से है। एक एस है और दो ऑक्सीजन दिए हुए हैं। एस के ऊपर एक एकांकी युग्म है, और ऑक्सीजन के साथ दो आवंत, दो द्विआवंत हैं, है ना। इसमें एक ये एसओ और एक ये एसओ। ठीक है, और एस और ये जो इसका कोण है SO2 का, वह कितना है, 119.5 डिग्री है। ठीक है, जो कि इस प्रकार से दिखता है, लेकिन इसकी जो आकृति है वह क्या है, मुड़ी हुई है। ठीक है, तो धारित आकृति की व्याख्या, ये जो आकृति मुड़ी हुई है, ये क्यों है। सैद्धांतिक तौर पर इसकी आकृति त्रिकोणीय समतली होनी चाहिए, परंतु वास्तव में यह अणु मुड़ा हुआ अथवा वी आकृति का होता है। ठीक है, हमें पता है कि जो सैद्धांतिक तौर पर इसकी आकृति कैसी, त्रिकोणीय समतली होनी चाहिए, परंतु वास्तव में इसकी जो आकृति है वह मुड़ी हुई है, या फिर वी आकृति की है। इसका कारण यह है कि एकाकी युग्म आबंधी युग्म के बीच प्रतिकर्षण आबंधी युग्म प्रतिकर्षण की अपेक्षा कहीं अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक एकाकी युग्म है ना, और एकाकी युग्म और आबंधी युग्म, है ना, इनके बीच में क्या है, प्रतिकर्षण ये ज्यादा होता है ना। ये हमने पढ़ा था लोन पेयर बोन पेयर और बॉन्ड पेयर, है ना। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो प्रतिकर्षण होता है वो ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर से। मतलब एकांकी युग्म और आबंध जो आबंधी युग्म का जो प्रतिकर्षण होता है, ये ज्यादा होता है आबंधी युग्म से, है ना। इसलिए इस प्रतिकर्षण की वजह से फलस्वरूप आबंध कोण का मान 120 डिग्री से घटकर 119.5 डिग्री हो जाता है ना। इस प्रतिकर्षण की वजह से जो आबंधी कोण का मान है वह 120 डिग्री से घट के 119.5 डिग्री हो जाता है, और इसी वजह से ये जो आकृति है ये मुड़ी हुई हो जाती है। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं जब अणु का प्रकार Ab3E हो, है ना, जैसे कि NH3, जहां पे NH है ना, एक N है, तीन H है, और एकांकी एक एकांकी युग्म है नाइट्रोजन के ऊपर, है ना। तो आबंधी युग्मों की संख्या कितनी हुई, तीन हुई, क्योंकि एक NH आबंध, एक NH आबंध और ये एक और NH आबंध, तो कुल मिला के कितने हो गए, तीन। तो आबंधी युग्मों की संख्या तीन, और एकांकी युग्मों की संख्या कितनी है, एक है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर एक ही एकाकी युग्म है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से है। एक N, ये H H और H, और जो कोण है वो कितना है, 107 डिग्री है। ठीक है, इसे हम इस तरह से भी देख सकते हैं। आकृति क्या है, त्रिकोणीय पिरामिडी है। ठीक है, अब ये आकृति त्रिकोणीय पिरामिडी क्यों है, हम इसकी व्याख्या देखेंगे। धारित आकृति की व्याख्या, यदि एकाकी युग्म के स्थान पर आबंधी युग्म होता तो अणु की आकृति चतुष्फल की होती। ठीक है, अगर यहाँ पे एकांकी युग्म की जगह हमारे पास आबंधी युग्म होता तो जो अणु की आकृति है वह चतुष्फल की होती, परंतु यहाँ हमारे पास एक एकांकी युग्म उपस्थित है। इसलिए एकांकी युग्म आबंधी युग्म के बीच प्रतिकर्षण के कारण अ- जो आबंधी युग्म की अपेक्षा अधिक होता है। आबंधी युग्मों के बीच आबंध कोण 109.5 डिग्री से घटकर 107 डिग्री हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ ये बता रहे हैं कि जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर हमारे पास एक एकाकी युग्म है ना। अगर एकाकी युग्म के स्थान पर आबंधी युग्म होता तो इसकी जो आकृति है वह चतुष्फल की होती, परंतु यहाँ पे हमारे पास एकांकी युग्म है। इसलिए जो एकांकी युग्म और आबंधी युग्म के बीच जो प्रतिकर्षण है ना, जो कि आबंधी युग्म और आबंधी युग्म के प्रतिकर्षण से ज्यादा होता है, इस प्रतिकर्षण के कारण
जो आबंदी युग्म के बीच में है ना, ये जो दो आबंदी युग्म है ना, इन आबंदी युग्म के बीच में जो कोण है वह 109.5 डिग्री से घटकर 107 डिग्री हो जाता है, जिस वजह से जो आकृति है वह त्रिकोणीय पिरामिडी हो जाती है। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो अगला देखते हैं। अब हम देखेंगे जब अणु का प्रकार Ab2E2 है ना, Ab2E2 मतलब यहाँ पे बी दो दिए हैं, एक ए है, दो बी है, मतलब दो आवंत होंगे है ना, और दोनों की दोनों आवंत एकल आवंत है, तो आवंती युग्मों की संख्या कितनी हुई, दो ही। और यहाँ पे E2 है, मतलब एकांकी युग्मों की संख्या भी दो है, तो हमारे पास यहाँ दो एकांकी युग्म पाए जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से होगी। Ab2E2 का उदाहरण हमें पता है क्या है, H2 या फिर जल का अणु होता है ना, तो H2O इसका एक उदाहरण है। तो H2O की इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन जो कि एकल आवरण से बंधे हुए हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, और इनका जो कोण है वह कितना हुआ, 104.5 डिग्री है। अगर हम इसे कुछ इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन जो कि आवरण से बंधे हुए हैं है ना, और इसके ऊपर दो एकांकी युग्म। ठीक है, इसकी आकृति क्या होती है, मुड़ी हुई। इसकी आकृति मुड़ी हुई होती है, और ये क्यों होती है इसकी व्याख्या भी हम देखेंगे। धारित आकृति की व्याख्या, यदि सभी इलेक्ट्रॉन युग्म आवंती युग्म होते तो अणु की आकृति चतुष्फलकी की होती है ना। जैसे हम H2O को देखेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास दो एकांकी युग्म है। अगर दो एकांकी युग्म की जगह ये जो सारे होते ये आवंत होते, आवंती युग्म होते, तो जो अणु की आकृति है वह क्या होती, चतुष्फलकी होती। परंतु दो एकांकी युग्म की उपस्थिति के कारण इसकी इसका आकार विकृत चतुष्फलकी या कोणीय मुड़ा हुआ होता है। परंतु हमारे पास दो एकांकी युग्म है, इसलिए इसकी जो आकृति है वह विकृत चतुष्फलकी या कोणीय मुड़ा हुआ होता है। इसका कारण यह है कि एकांकी युग्म प्रतिकर्षण आवंती युग्म की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे एकांकी युग्म और आवंती युग्म प्रतिकर्षण हो रहा था है ना, और इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एकांकी युग्म और एकांकी युग्म प्रतिकर्षण हो रहा है, मतलब लोन पेयर रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, एकाकी युग्म प्रतिकर्षण जो कि सबसे अधिक होता है ना। तो एकाकी युग्म जो प्रतिकर्षण है वह आवंती युग्म प्रतिकर्षण से अधिक होता है। ठीक है, इसी प्रकार जो आवंत कोण है वह 109 दशमलव, इस वजह से ये जो आवंत कोण है ये 109.5 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन ये इस प्रतिकर्षण से घट के 104.5 डिग्री रह जाता है। इस वजह से जो आकृति है वह मुड़ी हुई हो जाती है। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलो अब हम देखेंगे अणु का प्रकार जब Ab4E हो। ठीक है, यहाँ पे Ab4E मतलब हमारे पास एक ए है और चार बी है, क्योंकि ये सारे आवंत जो हैं वे क्या है, एकल आवंत है ना, इसलिए जो आवंती युग्मों की संख्या है ये चार होगी, और एक ई है, मतलब एकांकी युग्मों की संख्या कितनी है, एक है ना। Ab4E का एक उदाहरण है SF4, है ना, SF4। तो अगर हम SF4 देखें तो ये दो आकृतियों में पाया जाता है ना। एक अक्षीय होती है, ठीक है, इस प्रकार से, और एक विषुवतीय स्थिति में भी ये पाया जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो अगर हम पहली स्थिति देखें तो यहाँ पे SF4, यहाँ पे तीन जो है ये 90 डिग्री पे फ्लोरीन दिए हुए हैं एस के साथ, है ना। इनके साथ जो कोण है वह कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, मतलब इसका जो ऊपर इलेक्ट्रॉन युग्म है और जो आवंत है इनके बीच में जो कोण होगा वह क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और ये जो खा स्थिति है ना, इस स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिए हुए है ना, जिसमें 90 डिग्री पर सिर्फ एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और एक आवंत पाया जा रहा है। ठीक है, अगर हम इसे देखें तो किस इस प्रकार से देख सकते हैं कि बीच में एक सल्फर है, उसके पास तीन फ्लोरीन है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, एकाकी युग्म है, और नीचे एक फ्लोरीन है। और इस स्थिति को देखें तो यहाँ पे एक सल्फर है, ऊपर एक फ्लोरीन, नीचे एक फ्लोरीन, और यहाँ पे दो फ्लोरीन है ना, और साथ में यहाँ पे एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसकी आकृति जो है वह रेंगुली पाई जाती है, और ये क्यों, इसकी आकृति की व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। धरित आकृति की व्याख्या, आकृति का में युग्म अक्षीय स्थिति में है ना, ये जो आकृति का है इसमें जो युग्म है वह अक्षीय स्थिति में है। इस कारण इस आकृति में 90 डिग्री पर तीन एकाकी युग्म आवंती युग्म प्रतिकर्षण होते हैं, है ना। इसलिए क्योंकि ये इस स्थिति पे, अक्षीय स्थिति में, यहाँ पे अगर हम देखें
तो हमें तीन एकांकी युग्म आबंधी युग्म प्रतिकर्षण होते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये है एकाकी युग्म और ये है आबंधी युग्म। इनके बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री। ऐसे यहाँ पे देखें तो ये एकाकी युग्म और ये आबंधी युग्म, इसके बीच में भी 90 डिग्री। और अगर इस फ्लोरीन और इसके बीच में भी देखें तो इस आबंधी युग्म में और इस एकांकी युग्म में भी जो कोण है वह कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर तीन एकांकी युग्म आबंधी युग्म प्रतिकर्षण होता है ना। लेकिन अगर हम ज्यामिति खा को देखें तो ज्यामिति खा में हमारे पास ये सिर्फ एक एकांकी युग्म है ना। पहले तो ये स्थिति जो है इसे हम विषुवतीय स्थिति बोलते हैं। इस स्थिति में 90 डिग्री पर केवल दो एकांकी युग्म आबंधी युग्म प्रतिकर्षण होते हैं, ठीक है। यहाँ पे केवल 90 डिग्री पर सिर्फ दो एकांकी युग्म आबंधी युग्म प्रतिकर्षण होते हैं। पहले वाले में तीन हो रहे थे, यहाँ पे दो हो रहे हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे दो, सिर्फ दो एकांकी युग्म आबंधी युग्म प्रतिकर्षण होते हैं, इसलिए ये क्या है, ये ज्यादा स्थायी होगा। इसलिए ज्यामिति खा अधिक स्थायी है। खा में दी गई आकृति को विभिन्न नाम दिए गए हैं, जैसे इसे हम विकृत चतुष्फलक या फिर वलित वर्ग अथवा ढैंकुली भी बोलते हैं, ठीक है। कितना समझ आया, क्योंकि यहाँ पे तीन में प्रतिकर्षण हो रहे हैं और यहाँ पे दो एकांकियों आबंधियों प्रतिकर्षण हो रहे हैं। तो जहाँ पे कम प्रतिकर्षण हो रहा है तो वो स्थिति क्या होती है, ज्यादा स्थायी होती है, ठीक है। इस वजह से इस स्थायी में ये आकृति पाई जाती है, जो कि है डेंगुली, ठीक है। इसके और भी नाम है, जैसे विकृत चतुष्फलक या फिर वलित वर्ग या फिर डेंगुली, ठीक है। इतना समझ आ गया, तो हम अगले पे चलते हैं। अब हम देखेंगे जब अणु का प्रकार जो है वह AB3E2, मतलब एक ए और तीन बी, है ना, और तीनों की तीनों एकल आबंध है ना। तो क्या होगा, AB3, मतलब हमारे पास आबंधी युग्मों की संख्या कितनी होगी, तीन होगी, और एकांकी युग्मों की संख्या यहाँ पे दो है, क्योंकि ई क्या है, टू है, तो एकांकी युग्म की संख्या भी दो है, ठीक है। इसकी कुछ तीन स्थितियां पाई जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से दी हुई है, ठीक है। और इसकी जो आकृति है वह टी आकृति पाई जाती है। अब देखो पहली स्थिति कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे Cl है, ये ऊपर नीचे और इधर तीन फ्लोरीन लगे हुए हैं, और ये दो एकांकी युग्म, ठीक है। इसे कुछ इस प्रकार से हम देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी स्थिति में हमारे पास बीच में Cl है, दो एकांकी युग्म, एक फ्लोरीन ऊपर, ये यहाँ पे, और एक इस प्रकार से, ठीक है। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से भी देख सकते हैं। और जो स्थिति ग है उसमें Cl कुछ इस प्रकार से है और फ्लोरीन इस प्रकार से दिए हुए हैं, जिसे हम ऐसे भी देख सकते हैं। और इसकी आकृति टी आकृति है। और ये आकृति क्यों है, इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। भैरथ आकृति की व्याख्या, ज्यामिति क में एकांकी युग्म विषुवतीय स्थिति में उपस्थित है। ये जो ज्यामिति क्या है, का है, इसमें जो एकांकी युग्म है वह विषुवतीय स्थिति में उपस्थित है। इसलिए इस ज्यामिति में एकाकी युग्म आबंधी युग्म प्रतिकर्षण अन्य ज्यामितियों जिनमें एकांकी युग्म अक्षीय स्थिति में है की तुलना में कम होता है, क्योंकि ये विषुवतीय स्थिति में है। इसलिए इस एकांकी में, है ना, अगर आप इसे देखें तो इस एकांकी में मतलब इस ज्यामिति में एकांकी युग्म आबंधी युग्म प्रतिकर्षण बाकी ज्यामितियों से कम हो रहा है ना। बाकी क्योंकि अच्छी स्थिति में है ना, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा प्रतिकर्षण हो रहा है। और ये क्योंकि विषुवतीय स्थिति में है, इसलिए यहाँ कम प्रतिकर्षण, मतलब कम प्रतिकर्षण हो रहा है ना। इसलिए ज्यामिति का जो है वह सबसे ज्यादा स्थायी है ना। और ये हम देख सकते हैं, उदाहरण किसका है, ClF3 का है। तो इसकी आकृति क्या होगी, टी आकृति होगी, ठीक है। अतः ClF3 की संरचना टी आकृति की है, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो चलो हम ये देखते हैं। VSEPR मॉडल की सहायता से अनेक अणुओं, विशेष रूप से पी ब्लॉक के तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों की ज्यामितियों का पूर्व अनुमान सही रूप से लगाया जा सकता है, ठीक है। VSEPR मॉडल की सहायता से कई मॉलिक्यूल्स, अणुओं, विशेष रूप से जो पी ब्लॉक के तत्व हैं, है ना, उनमें जो अणु होते हैं, मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं, तो उनके जो अणु होते हैं, है ना, उनको VSEPR मॉडल की सहायता से उनकी ज्यामितियों का पूर्व अनुमान सही रूप से लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि संभावित संरचनाओं में ऊर्जा का अंतर कम होने पर भी इसके द्वारा वास्तविक संरचना का पूर्व अनुमान सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है। आणविक ज्यामिति पर इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण के प्रभाव के विषय में VSEPR मॉडल का सैद्धांतिक आधार स्पष्ट नहीं, परंतु जो आणविक ज्यामिति है इन पर जो इलेक्ट्रॉन युग्म जो प्रतिकर्षण होता है, इसके प्रभाव में जो VSEPR मॉडल है, इसका कोई भी सैद्धांतिक आधार स्पष्ट नहीं है। इस विषय में अभी भी अ, काफी शंकाएं उठती हैं, फलता यह विवेचन का विषय बना हुआ है ना। इस पे खोज अभी जारी है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने संयोजकता कोश, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत,
जो कि आपकी पुस्तक में 4.4 पर दिया हुआ है, इस पे अच्छे से चर्चा की। बाकी अगले भाग में हम संयोजकता आबंध सिद्धांत, जो कि आपकी पुस्तक में 4.5 पर दिया हुआ है, इस पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।